हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटर क्लासेस। सो आज हम करेंगे सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 के अंडर चैप्टर नंबर 2 दैट इज कंडीशंस एंड वारंटीज। नाम तो सुना ही होगा ना, वारंटीज, कि भाई अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदोगे तो 2 साल की वारंटी दूंगा मैं। लेकिन एक्चुअल में इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटे से एग्जाम्पल से इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना, एज वेल एज आपको वैसे भी इन टर्म्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लोगों में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, अभी ये जो आपको पिक्चर दिख रही है इसमें 2 सुंदर सी लेडीज हैं जो आपस में कुछ बातें कर रही हैं। इसमें से एक है सैलून ऑनर और दूसरी है कस्टमर। अभी ये जो कस्टमर है ये कुछ सर्विसेज लेने के लिए ये सैलून ओनर के पास आई है कि भाई मुझे अलग अलग पैकेजेस दिखाओ जो आपका सैलून ऑफर कर रहा है। अभी सैलून ओनर कहती है ठीक है जी, हमारे पास बहुत सारे पैकेजेस हैं। उसमें से इसने एक पैकेज निकाला और काफी सारे स्टेटमेंट्स बोले, जैसे कि अगर आप ये पैकेज ले रहे हो तो इसमें आप कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड कर रहे हैं हम, दैट इज फेशियल, मेडिक्योर, पेडिक्योर। तो ये मैनिक्योर, पेडिक्योर, ये सारी चीजें हम कंसिडर करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आप ये पैकेज खरीदेंगे। प्लस टाइम पीरियड क्या है इस पैकेज का, 1 साल तक चलेगा भाई। लेकिन ये पैकेज खरीदने के लिए आपको 50% एडवांस पे करना पड़ेगा। और हमारा सैलून सबसे बेस्ट सैलून है पूरे एरिया में। एंड अगर आप इस सैलून की सर्विसेज लोगे तो आप नेचुरली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाएंगे। अभी ये जो कस्टमर है ये हो गई इम्प्रेस, कहती है वाह, इसने जो भी स्टेटमेंट्स अभी मैंने बोली है उसमें से काफी सारे स्टेटमेंट्स पर अग्री कर दिया, ठीक है, और कुछ स्टेटमेंट्स पर अग्री नहीं करा। सो जब जो सेलर है, जो सैलून ओनर है, ये सारे स्टेटमेंट्स दे रही थी टू कन्विंस देयर बायर कि प्लीज आप ये पैकेज खरीद लो, तो उस स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। एंड जिन स्टेटमेंट्स पर बायर भी अग्री करे और सेलर भी अग्री है, ऑफ कोर्स वो बोल रहा है ये चीज प्रोवाइड करेंगे, व्हिच मींस दैट कि वो ऑलरेडी अग्री है कि ये चीजें इनके लिए वो प्रोवाइड करेगा ही करेगा। लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हैं, सपोज वो कह रही है ओनर की नहीं, मैं जो हमारी बायर है वो कह रही है कि मैं 50% एडवांस नहीं दूंगी भाई, 10% दूंगी। तो ये कंडीशन पर हमारा जो बायर है वो अग्री नहीं कर रहा, तो इसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली रेपुडिएट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। सो जिन स्टेटमेंट्स पर, जो बाकी जो भी स्टेटमेंट्स हैं जिनके ऊपर ओनर भी मान गया है और अपना जो बायर है वो भी मान गया है, सेलर भी मान गया और बायर भी मान गया, उन स्टेटमेंट्स को हम बोलेंगे स्टिपुलेशन। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ओनर है उसने कुछ स्टेटमेंट्स दी, उन स्टेटमेंट टू कन्विंस देयर बायर टू बाय प्रोडक्ट, एंड उन स्टेटमेंट्स को हम कहेंगे रिप्रेजेंटेशन। एंड जिन स्टेटमेंट्स पर वो दोनों पार्टीज अग्री कर रही हैं उसे हम कहेंगे स्टिपुलेशन। ओके, सो चलो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डेप्थ से पढ़ते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम तो वारंटी एंड कंडीशंस पढ़ रहे थे, ये रिप्रेजेंटेशन कहाँ से आ गया, कहाँ को जा रहा है, कहाँ को जाएगा, क्यों है ये पढ़ने को मिल रहा। तो ये चीजें जो है हम इस चार्ट के थ्रू समझेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम एक्चुअल टॉपिक में आएंगे, ठीक है। तो जरूरी है कि अगर आपने एक्चुअल में चीजें क्लियर करनी है तो बेसिक्स पहले उसके समझो कि कहाँ से ये स्टेटमेंट, कहाँ से ये चीज बनी है। रिप्रेजेंटेशन हमने समझ लिया कि जब सेलर कन्विंस करता है बायर को कुछ स्टेटमेंट्स देकर के हमने ये चीजें प्रोवाइड करनी है, प्लीज आप इस प्रोडक्ट को खरीद लो। सो उन स्टेटमेंट्स को हम रिप्रेजेंटेशन कह देते हैं। अभी ये 2 तरह की हो सकती है, कुछ स्टेटमेंट्स पर बायर जो है अग्री करेगा और जिसके बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या दोनों पार्टीज अग्री करनी चाहिए, और दोनों पार्टीज कब अग्री करेगी, जब स्टिपुलेशन की सिचुएशन हो, जब दोनों पार्टीज अग्री कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन हो रही है, उसे हम स्टिपुलेशन बोल देते हैं। लेकिन अगर दोनों पार्टीज अग्री नहीं कर रही,
एक बोल रही मैं 10% दूंगी, वहां पर सेलर नहीं मान रहा, सेलर कह रहा है कि मैंने 50% एडवांस लेना है, वहां पर बायर नहीं मान रहा। तो इस सिचुएशन में कोई भी किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा। So where both parties are not agreed on these statements, then there will be no contract between both of the parties. एक्चुअल में अभी स्टार्ट कहाँ से होता है सारा कॉन्सेप्ट? फ्रॉम दिस स्टिपुलेशन। ऑफ कोर्स जहां से कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वहां पर ही हमारी वारंटी एंड कंडीशन की स्टेटमेंट्स आई। अब ये भी दो तरह की है। फर्स्ट इज स्टिपुलेशन, जो कि वो स्टिपुलेशन, वो कॉन्ट्रैक्ट और या फिर वो टर्म्स एंड कंडीशन जिसके ऊपर बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट बना है, जिसके बिना सेल हो ही नहीं सकती है। दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, मैं कह रही हूं कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और उसमें ये स्पेसिफिक चीज तो होनी चाहिए। तो ये मेरी कंडीशन है, ये आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी। ओके, सपोज कि मैंने कहा कि मुझे एसी जो है वो कूलिंग वाला चाहिए, कि इतनी कूलिंग होनी चाहिए उसे, लेकिन सो दिस इज अ बेसिक कंडीशन, आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी। दिस इज अ मेन पर्पस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो एसी ठंडी हवा ही नहीं दे रहा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। सो दैट्स वाई स्टिपुलेशन जो मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर रही है उसको मैं कंडीशंस बोल देती हूँ। कंडीशन मीन्स जो स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट में चीज प्रेजेंट होनी ही चाहिए। लेकिन जो स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट के, विच मीन्स कि अगर वो नहीं भी फुलफिल हो रही तब भी हम कॉन्ट्रैक्ट में रह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। सपोज कि मैंने कहा कूलिंग वाला एसी चाहिए, उसने कहा चलो ठीक है जी 4 स्टार हो जाएगा, लेकिन मेरी कुछ ऐसी कंडीशन नहीं थी, ठीक है, उसने 5 स्टार का दे दिया या फिर 3 स्टार का दे दिया, पर वो कूलिंग तो दे रहा है ना एसी, मेरी कंडीशन तो ये थी, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ कोलेटरल लगा दिया उसने कि ये वाली चीज भी मिलेगी, बेशक वो नहीं भी अवेलेबल हो, लेकिन मेन कंडीशन एसी की हवा तो ठंडी है ना, बस वही। सो कोलेटरल टू दी मेन पर्पस, जो मेन पर्पस नहीं है पर मेन पर्पस के साथ जुड़ी हुई है, उसे हम कह देंगे वारंटीज। बच्चे जैसे मैंने प्रेजेंट करा है, अगर आप ऐसे ही पेपर में प्रेजेंट करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है अच्छे मार्क्स लेने के लिए। सो इन चीजों को ध्यान में रखो कि किस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो पेपर को। सो यस, कंडीशंस जो है अगर वो फुलफिल नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट में तो आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हो, ब्रीच कर सकते हो। लेकिन अगर एंड इसे ब्रीच ऑफ कंडीशन को कहते हैं हम रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन अगर आपकी वारंटी नहीं फुलफिल हो रही तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल से समझते हैं कि कंडीशन को हम एक तरह से डील ब्रेकर कह सकते हैं। अगर चीज नहीं है वो प्रेजेंट तो मैं कैंसिल कर दूं। एग्जाम्पल देखो, ये कितनी सुंदर सी लड़की है, रेड साड़ी पहनकर खड़ी है। एक्चुअली में इसकी शादी है और शादी में इसने स्पेशली सेलर से कहा कि मुझे मेरी शादी में रेड कलर की साड़ी चाहिए। बेचारी ने 5-6 बार बोला था, इसकी ये बेसिक कंडीशन थी, ठीक है। लेकिन हमारा सेलर जो है बहुत ज्यादा समझदार है, उसे उल्टे काम करने का शौक है, ठीक है, अच्छे काम वो ढंग से कर नहीं सकता, बहुत ही क्लमजी पर्सन है, ठीक है, केयरलेस पर्सन है। उसने उसके शादी वाले दिन ब्लू साड़ी भेज दिया है। एक तो बेचारी का वैसे सारा दिन सारी मूड ही खराब हो गया, क्या करे, क्या कितने एक्सपेक्टेशंस होती है लड़कियों की अपनी शादी से। ऐसा गंदा काम करा है इस बंदे ने, ब्लू साड़ी भेज दी ऑन द स्पॉट। अभी वो कैसे अरेंज करेगी? पहले तो उसका गुस्सा पूरा जायज है। ओके, तो ये ब्लू साड़ी उसने रेड कहा था स्टार्टिंग में, अभी ये ब्लू भेज दी। दिस इज अ रेपुटेशन ऑफ कंडीशन, कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स इट, खत्म, टाटा बाय बाय। कंडीशंस बेटा अभी 2 तरह की होती है, फर्स्ट इज एक्सप्रेस कंडीशन एंड सेकंड वन इज इम्प्लाइड कंडीशन। सो एक्सप्रेस कंडीशंस कौन सी कंडीशंस है भाई? ये कौन सी व्यवस्था है? तो एक्सप्रेस जो कॉन्ट्रैक्ट में बोलकर लिखकर दी गई है कि हाँ भाई ये चीज अवेलेबल होनी चाहिए मेरे प्रोडक्ट में। इम्प्लाइड कंडीशन कौन सी है फिर?
जो लॉ के द्वारा इम्प्लाई करी गई है कि ये बेसिक चीजें तो कंडीशंस में होनी चाहिए। ऑफ कोर्स कि लॉ कह रहा है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में कि ये चीज अवेलेबल है। लॉ की तरफ से है कि ये बेसिक चीजें होनी ही चाहिए। अगर नहीं है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, देन यू विल इजीली रेपुडिएट दैट स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो अगर इम्प्लाइड कंडीशंस नहीं है आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो आप कैंसिल कर सकते हो, ये लॉ के द्वारा है। ओके, अभी मेन क्वेश्चन भी यहीं से आता है, इम्प्लाइड कंडीशंस बताओ भाई कौन कौन सी है। So first one is condition as to title, second is sale by description, third is sale by sample and description, then condition as to quality or fitness under section 16, condition as to merchantability, sale by sample under section 17, and condition implied by custom, usage, trade under section 16 subsection 3. इसको डिटेल में पढ़ते हैं इम्प्लाइड कंडीशन को। तो सबसे पहले वाली इम्प्लाइड कंडीशन है कंडीशन एज टू टाइटल। टाइटल भाई कौन सा टाइटल, कैसा टाइटल, मुझे नहीं पता। देखो बेटा, कंडीशन एज टू टाइटल में ये कहा गया है कि जो सेलर है अगर वो सामान बेच रहा है वो उस सामान का ओनर होना चाहिए, उन गुड्स का ओनर होना चाहिए, वो चोर नहीं होना चाहिए, चोरी किए हुए गुड्स नहीं होने चाहिए। अगर वो गुड्स चोरी किए गए हैं और वो आपको बेच रहा है, उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। प्लस ही हैव अ राइट टू सेल द गुड्स। बेशक वो कई बार क्या होता है वो ओनर है लेकिन उसके पास राइट ही नहीं है उन गुड्स को सेल करने का। क्यों? क्योंकि उसने कहीं उधार पर रख दिए होंगे, बैंक के ऊपर कर्जे पर ले लिया होगा सामान उधार उस स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर, तो उसके पास राइट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंक क्लेम कर लेगा बाद में। ठीक है, उस बंदे के पास कंडीशन पहली है कि एक तो ओनर होना चाहिए, दूसरा उसके पास गुड सेल करने का राइट होना चाहिए, एंड सेलर मस्ट नॉट इन्फ्रिंज अ ट्रेडमार्क। चोरी किया हुआ ट्रेडमार्क नहीं यूज करना। मैं कहूँ कोको कोला मेरी कंपनी का है, भाई नहीं है, चोरी किया हुआ माल थोड़ी ना दे सकती हूँ मैं किसी को। देखा है कभी डेयरी मिल्क के साथ कई बार बुद्धू बनाने के लिए आपको पैकिंग ही सेम दे देते हैं, एंड में मिल्क की जगह पता नहीं कौन सा आखिरी वर्ड के की जगह कुछ और लिख देंगे। सो गलत ट्रेडमार्क नहीं यूज करना। क्लियर है? एग्जाम्पल कि अगर सेलर गुड्स को सेल कर रहा है तो दो सर्कमस्टेंसेस जो है बेसिकली कंसीडर होंगे। अगर वो ये इस तरह की कंसीडर है देन आप जो है वो एक तरह से वैलिड उसको सेल नहीं कहेंगे, इट इज कंसीडर एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। इन केस ही मे नॉट बी द ओनर, वो अगर ओनर नहीं है, और दूसरा केस है वो ओनर है लेकिन उसके पास राइट नहीं है गुड्स को सेल करने का, उस केस में सेलर वो गुड्स को सेल नहीं कर सकता है। अगर वो जबरदस्ती सेल कर रहा है उसे हम कंसीडर करेंगे एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, एंड इस केस में आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हो। ओके, एग्जाम्पल से ही समझेंगे फिर से इसे। देखो, एक बैंक से लोन लिया इस हैंडसम से लड़के ने। ठीक है, इसके शूज अलग अलग लग रहे हैं मुझे, हैंडसम तो भाई का। अभी इसके बदले में बैंक ने कुछ तो लिया होगा। क्या लिया? इसकी कार ले ली भाई सिक्योरिटी में। बैंक कौन सा कम है? तो इस बंदे ने क्या करा, इसने दिमाग दौड़ाया। कई बार क्या होता है बैंक एज ए सिक्योरिटी कार ले लेता है लेकिन पोजेशन में आपके पास होती है, या फिर इसने पेपर्स दिखाए, इसने कहा कि भाई देख मेरे पास कार है, ये तो खरीद ले। ठीक है, और बदले में मुझे पैसे दे दे। ओके, सो इस केस में बैंक क्या बख्शेगा इस बंदे को? नहीं, वो तो अड़ेगा, वो अपनी टांग अड़ाएगा, वो कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये चीज बेचने की, उधार वापस करा तो ये आपने किस बेसिस पर कार बेच दी। तो दैट्स व्हाई बैंक सील प्रॉपर्टी ऑफ अ बोरोवर, सो पर्सन लॉस्ट हिज राइट टू सेलिंग हिज कार। पर्सन ने गवा दिया अपना राइट। अभी वो कार नहीं वो सेल कर सकता, बैंक के पास एज ए सिक्योरिटी है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल अगर कर लिया है तो वही बच जाओ ऐसे लोगों से। नेक्स्ट है बेटा सेल बाय डिस्क्रिप्शन। बहुत ही इजी है कि अगर
सेलर आपको डिस्क्राइब करके प्रोडक्ट दे रहा है कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट में ये चीज अवेलेबल है, मैं तो गारंटी दे रहा हूँ है ही है प्रेजेंट, दैट्स इट, बात खत्म। सो द एक्सप्रेशन सेल बाय डिस्क्रिप्शन इंक्लूड मैनी सिचुएशंस, तो उस केस में भी आप क्या कंसिडर करोगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उस अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सेल नहीं हुई है तो आप आराम से उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसको ऐसे कंसिडर करेंगे ब्रीच ऑफ कंडीशन। अभी ये डिस्क्रिप्शन कई तरह की होती है। पहला केस है द बायर हैज नेवर सीन द गुड्स, गुड्स को एक्सप्लेन करा है सेलर ने कि हाँ भाई ये चीजें अवेलेबल है, प्लीज आप ले लो, मैंने देखा नहीं है अभी, तो मैंने सेलर के ऊपर यकीन कर लिया कि जो उसने बोला। सो एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्री टू बाय सेकंड हैंड रीपिंग मशीन which he has never seen. Seller assured him to had been new the previous year. This is sale by description. He found that it was old and had been mended, repair. A was entitled to reject it. Okay, उसने कहा कि ये नई कार है, नई चीज है, नई मशीन है, लेकिन एक्चुअल में वो पुरानी थी, सेकंड हैंड दे दी। सो ए के पास राइट है उसको रिजेक्ट करने का। बाद में सेलर ये नहीं कहेगा कि मैं आपको पैसे नहीं वापस दूंगा। क्यों नहीं देगा भाई? डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ली थी मैंने। ओके, नेक्स्ट है इसमें ही केस, बायर हैज सीन द गुड्स बट रिलाइज ऑन द डिस्क्रिप्शन स्टेटस। मैंने गुड्स देखे हैं खुद से बट स्टिल उसने बोल दिया है तो मैं मान जाऊंगी ये सच्ची बोल रहा है। ओके, जैसे कि मुझे कुछ एंटीक पीसेस लेने का बहुत ज्यादा शौक है, उसने सेलर ने कहा ये 17th सेंचुरी की है, जब लेकिन मैंने फाइंड आउट करा थी वो 18th सेंचुरी की, बोला तो झूठ ना सेलर ने, तो गलती तो है उसकी, करो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल। सी पॉइंट है, पैकिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन। पैकिंग भी कंसिडर हो गया एज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन। बेशक अगले बंदे ने एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर एक्स ने राइस का बैग परचेज करा है on which it was mentioned that each bag contained 80 kg but subsequently the buyer found that each bag weighed 76 kg. So 80 किलो का बोलकर 76 kg 76 किलो 76 kg का उसने बैग आपको बेचा, क्या आप बख्शोगे उसको? नहीं। क्या कर सकते हो आप? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, रफा दफा करो, नहीं करना तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट, झूठा आदमी है तू, ठीक है, कोर्ट के पास चले जाओ कि ऐसा कर रहा है। थर्ड है पॉइंट बेटा, सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। अभी सेल जो है आप किस तरह से कर सकते हो? सैंपल के साथ, और अगर सेलर ने पहले तो सिर्फ और सिर्फ वो बता रहा है सेलर, अभी इसमें सेलर बता भी रहा है ऊपर से सैंपल भी दिखा रहा है, ऐसी चीज निकलेगी। अभी इस केस में क्या है, गुड शैल बी कॉरेस्पॉन्ड विद बोथ सैंपल एज वेल एज विद द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग है लेकिन सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है, तब भी आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। दोनों टर्म्स अलग अलग कंसिडर होगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन की सारी जो उसने बोला था अवेलेबल है, लेकिन सैंपल कुछ और था, सैंपल के अकॉर्डिंग गुड्स नहीं दी उसने, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। So example, suppose an agree to sell to D oil described as pure refined oil है जो मैं आपको बेच रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में भी प्योर रिफाइंड नहीं था, ठीक है, उसमें 75% प्योर रिफाइंड था, बाकी जो है आपने मिक्स कर दिया ऑयल बाकी चीजों से, वनस्पति का ऑयल ले लिया। सो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को आराम से कैंसिल कर सकते हो, बिकॉज दिस इज इम्प्लाइड कंडीशन कि अगर डिस्क्रिप्शन है तो साथ में सैंपल भी मैच करना चाहिए। इजी है ना ये टॉपिक? आई होप आपको इजी लगे। नेक्स्ट है बेटा सेल बाय सैंपल। पहले था सिर्फ डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, फिर हमने सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन दोनों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अभी अकेला सैंपल के साथ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन कंसीडर ही नहीं करी। ओके, अगर सेलर बल्क में गुड्स को सैंपल के थ्रू बेच रहा है, ठीक है, बल्क शैल बी कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल and shall have a reasonable opportunity to compare the bulk and shall be free from any defect. When the goods sold by sample there is implied condition है, ये सारी की सारी गुड्स जो है वो सैंपल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उस बायर को कि हाँ भाई आप अच्छे से देख लीजिए चीजें मिल रही हैं या नहीं मिल रही है। ये ना हो कि वो बेचारे को अपॉर्चुनिटी ना दे सेलर, तो फिर भी काम खराब है, वो बेचारे का क्या नुकसान ही हो गया ना, उसे देखने का मौका ही नहीं मिला, गुड्स खराब है, और कोई भी किसी भी तरह का डिफेक्ट भी नहीं होना चाहिए गुड्स का। अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट है, ठीक है, अगर डिफेक्ट
फ्री है और अपॉर्चुनिटी भी मिली है उसको देखने की एंड कॉरेस्पॉन्ड है, फिर तो ठीक है। अगर ये चीजें नहीं प्रेजेंट है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, कंडीशन ब्रीच हो गई अभी आपकी, ठीक है। सो दिस सेलर इज लाइबल फॉर ओनली फॉर लेटेंट डिफेक्ट, नॉट फॉर अ पेटेंट डिफेक्ट। अब इन लेटेंट डिफेक्ट एंड पेटेंट डिफेक्ट कौन से होते हैं बेटा? सो लेटेंट डिफेक्ट जैसे कि विच कैन नॉट बी डिस्कवर्ड ऑन एग्जामिनेशन। फॉर एग्जाम्पल कि आपने गोल्ड लिया, ओके, एंड एक्चुअल में गोल्ड जो है आपने 22 कैरेट मांगा, उसने जानबूझकर आपको 18 कैरेट का गोल्ड बनाकर दे दिया, ऊपर से चार्ज उसने 22 कैरेट गोल्ड के अकॉर्डिंग करा। सो बेसिकली आप नहीं पहचान पाओगे 18 कैरेट एंड 22 कैरेट नॉर्मली। क्यों? क्योंकि आपको इतने डिफरेंशिएशन का नहीं पता होता है और ना आपके पास वो मशीन अवेलेबल है जिसके थ्रू आप चेक कर पाओ। सो दिस इज अ कौन सा डिफेक्ट है? लेटेंट डिफेक्ट, जो नॉर्मली बायर नहीं फाइंड आउट कर सकता। तो उसके लिए सेलर लाइबल होगा। लेकिन पेटेंट डिफेक्ट जो देखते सारी हमें पता चल रहा है कि ठीक है ये डिफेक्ट है, जैसे ये ज्वेलरी टूट गई है, दिख रहा है ना आंखों से, तो इसमें तो फिर बायर का भी फॉल्ट है, क्यों उसने टूटी हुई चीज ली। क्लियर है? तो इस केस में बायर जो है सिर्फ, सेलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लाइबल होगा? लेटेंट डिफेक्ट। लेकिन अगर सेलर ने आपको अपॉर्चुनिटी भी दी है चीज देखने की, और वो डिफेक्ट कौन सा था? पेटेंट डिफेक्ट। आपने देखा ज्वेलरी टूटी है फिर भी ले ली, तो फिर थोड़ी ना गलती हो सकती है भाई सेलर की। यहाँ पर आप जरूरी नहीं है हर बात में आप सेलर को डिफॉल्ट डिक्लेयर करो, ओके, आपकी भी गलती हो सकती है, लेकिन कब? जब पेटेंट डिफेक्ट हो, फिर नहीं आप किसी भी कंडीशंस को ब्रीच कर सकते हो, रेपुडिएट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को। नेक्स्ट है बेटा कंडीशन हमारी, कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल नेचर के, हम मान के चलते हैं ये चीजें अवेलेबल हो। गुड्स आर सेड टू बी ऑफ मार्केटेबल क्वालिटी व्हेन दे आर फिट फॉर ऑर्डिनरी यूज, सेफ एंड कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट अ नॉर्मल प्राइस। जब आप मानते हो कि वो गुड्स, मार्केटेबिलिटी, चीज बेचने के लायक है, ठीक है, बेच सकते हो, इतनी क्वालिटी है उसकी, ऑर्डिनरी यूज के लिए है। मैं चावल ले रही हूँ, मैं एज्यूम करके चलूंगी सेफ ही है, उसमें दवाई नहीं ज्यादा मिली हुई जो मेरे लिए हानिकारक है, ओके। ये चीजें बेसिकली होनी चाहिए। अगर कोई गुड्स बेच रहा है वो मार्केटेबल क्वालिटी के होने ही चाहिए, बेचने के लायक होने ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप क्या करोगे? कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हो, क्योंकि आपकी कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। सो रीजनेबल बायर, क्या ऐसे मार्केटेबल होते हैं गुड्स जो कि रीजनेबल, नॉर्मली बायर सोचता है कि ये मैं एक्सेप्ट कर लूंगा विदाउट एनी कंप्लेंट। एंड की पॉइंट्स क्या है इसमें रिमेंबर करने वाले? गुड शुड बी यूजेबल फॉर देयर कॉमन पर्पस के लिए यूज होने चाहिए, कोई भी उसमें हिडन डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड इजीली सेलेबल हो वो मार्केट में, इन सारी क्वालिटीज। एंड बायर यूजुअली हैज नो चांस टू इंस्पेक्ट बिफोर परचेज। बायर के पास कोई चांस नहीं है सेल करने के लिए, इंस्पेक्ट करने का, इससे पहले वो परचेज करे। सो इसको हम मर्केंटेबल क्वालिटी कहेंगे। सपोज कि अगर आप शू लेने जा रहे हो तो ऑफकोर्स आप यही एक्सपेक्ट करोगे ना कि शू का जो सोल है वो अच्छी क्वालिटी का होगा, फटा हुआ नहीं होगा। फटा हुआ शूज लोगे आप, वो क्या बेचने के लायक है? नो। सो अच्छी क्वालिटी का शू होगा और उसका सोल भी ठीक होगा, तभी आप चीज खरीदोगे। सो दिस इज अ मर्केंटेबल क्वालिटी। अगर नहीं है, वो शू लेस फटा हुआ है, तो उसको आप कैंसिल कर सकते हो, अगर चीज मर्केंटेबल क्वालिटी की नहीं है। नेक्स्ट है कंडीशन एज टू होलसम। ये बेटा खाने वाली चीजों के लिए यूज होता है। सो इन केस ऑफ ईटेबल गुड थिंग्स, ठीक है, सो हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि वो मर्केंटेबल क्वालिटी के होंगे, उसके ऊपर भी मर्केंटेबल क्वालिटी एप्लीकेबल होगी। आप चॉकलेट्स ले रहे हो, आप ये मानकर चलोगे कि हाँ भाई ये ठीक है, हमारी सेहत के लिए अच्छी है, खा सकते हैं हम, नॉर्मली इतना ज्यादा कोई चॉकलेट खाकर हम मर नहीं जाएंगे, यही मानकर चलोगे ना। सो यस, फॉर दिस पर्पज इसे हम कहते हैं कंडीशन एज टू होलसम। अगर नहीं है अवेलेबल, अगर आपने कुछ ऐसी चीज खा ली जिससे आप बहुत ज्यादा बीमार हो गए, तो उस केस में आप चलो कॉन्ट्रैक्ट तो रेपुटेड अभी खा लिया तो क्या ही करेंगे, नहीं कर सकते अभी, लेकिन आप कल को उसके अगेंस्ट कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। और अगर आपने पहले ही फाइंड आउट कर लिया तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो।
सो एग्जाम्पल से यू बाय अ पैकेट राइस बट इट स्मेल्स बैड एंड हैज इंसेक्ट। सो आपने एक राइस का पैकेट लिया लेकिन एक्चुअल में देखा उसमें बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तो आप उसी वक्त उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। क्लियर है? तो देयर इज अ नो मार्केटेबल क्वालिटी, बेचने के लायक वो गुड्स है ही नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। हम मान कर चलेंगे कि हम जो भी चीज खरीद रहे हैं वो क्वालिटी और फिटनेस के अकॉर्डिंग। सो वेयर द बायर नीड्स गुड्स फॉर अ स्पेशल पर्पस, ओके, स्पेशल पर्पस के लिए वो गुड्स चाहिए उसे। बायर टेल्स दैट पर्पस टू सेलर as well the buyer relies on the skill and judgment of the seller deals or trade in a similar goods। so उस केस में हम कंडीशन एज टू क्वालिटी को अप्लाई कर सकते हैं। अभी कंडीशन एज टू पीछे हमने जो करी सोल वाली एग्जांपल, ओके, जो कि मर्केंटेबल क्वालिटी एंड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, उसमें छोटा सा डिफरेंस है कि जो मर्केंटेबल है नॉर्मल गुड्स के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन कंडीशन एज टू क्वालिटी बेसिकली कहाँ पर अप्लाई होता है? वेयर द गुड्स आर परचेज्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस। नॉर्मल गुड्स नहीं है, स्पेसिफिकली आप बोल रहे हो कि मुझे ऐसी चीज चाहिए जिसमें ये स्पेसिफिक चीज प्रेजेंट हो। ठीक है, आपने ये स्पेशल पर्पस सेलर को बताया है एंड उस स्पेशल पर्पस में आपने सेलर के स्किल्स के ऊपर यकीन करा है और सेलर उसे गुड्स के साथ डील कर रहा है, तब भी इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करने के बावजूद भी अगर सेलर आपको डिफेक्टिव चीज दे रहा है तब देयर इज कंसिडर एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। ओके, लेकिन अगर आपने बताया ही नहीं है कि आप गुड्स कौन से स्पेशल पर्पस के लिए ले रहे हैं, आपने स्किल्स एंड जजमेंट, उनकी जजमेंट की उनकी राय भी नहीं मांगी वो चीज खरीदते वक्त, और कल को आप कहो कि हाँ भाई सेलर ने मुझे ये चीज खराब दी, तो आप सेलर को नहीं ब्लेम कर सकते, वहां पर आपकी गलती है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि एन ऑर्डर वॉज प्लेस्ड फॉर सम कार्ट हॉर्सेस टू बी यूज्ड फॉर अ कैरेज पर्पस। तो ठीक है बेटा, मैंने ऑर्डर करा सेलर को कार्ट हॉर्सेस and the horse supplied was the race horse which is unfit for carriage, so there is a breach of condition। अभी मैंने बताया है सेलर को कि सेलर प्लीज मुझे आप कार्ट हॉर्सेस दे दो। अगर मैं बताती नहीं, मैं कहे ठीक है मुझे हॉर्स चाहिए, लेकिन पर्पस ही नहीं बताया किसके लिए लेना है, तो यहाँ पर मेरी गलती है। तो स्पेशल पर्पस मैंने नहीं बताया, लेकिन अभी मैंने पर्पस बता दिया, कार्ट हॉर्सेस लेने हैं, भाई मेरे को थोड़ा रिकमेंड कर कौन सा वाला लूं, लेकिन स्टिल उसने क्या करा, आपको रेस हॉर्स दे दिया जबरदस्ती का, तो दिस इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। अभी नेक्स्ट जो हमारी लास्ट इम्प्लाइड कंडीशन है, दैट इज कंडीशन इम्प्लाइड बाय कस्टम और यूजेज ऑफ ट्रेड। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जो नॉर्मल रूल्स की तरह कंसिडर करते हैं कि ये चीजें अवेलेबल ही होंगी इन प्रोडक्ट्स में। समटाइम द बिजनेस प्रैक्टिसेस बिकम सो कॉमन इन अ पर्टिकुलर ट्रेड दैट दे आर ट्रीटेड लाइक रूल्स। तो एक ट्रेड में स्पेसिफिकली ऐसी कंडीशंस होती हैं नॉर्मली, तो उसको एज अ रूल की तरह हम कंसिडर करते हैं, ये प्रेजेंट होनी ही चाहिए। सो अगर वो चीजें नहीं प्रेजेंट है तो उसे हम एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन कह सकते हैं। सो इफ अ सर्टेन क्वालिटी, पैकिंग, वेट, प्रैक्टिस इज नॉर्मली फॉलोड, कि हमें इस चीज की इतनी पैकिंग ऐसी होती है, ये क्वालिटी तो होनी चाहिए। जैसे कि फसाई से जो है एक तरह से उनको मार्क लगा होना चाहिए उनके गुड्स के ऊपर नॉर्मली, और इतना वेट तो उसका होता है स्पेसिफिक गुड्स का। सो बोथ सेलर एंड बायर अग्री भी कर रहे हैं उस चीज में, और इसमें कोई रिटर्न अग्रीमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। नॉर्मली ये प्रैक्टिस है, रूल्स बन चुके हैं। अगर वो स्टिल फुलफिल नहीं हो रही हैं तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो आराम से। सो एग्जाम्पल, इन ग्रेन मार्केट इट इज कस्टमरी दैट बैग्स में कंटेन स्मॉल नेचुरल इम्प्योरिटीज। देखो बेटा, चावल है जैसे कि, या फिर कोई और ग्रेन मार्केट है, उसमें थोड़े बहुत तो कीड़े लगे ही होते हैं। चावल में आप देखते होंगे कई बार वो छोटे छोटे इंसेक्ट चल रहे होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये नॉर्मल, आप जाकर उनके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। आप कॉफी है जैसे, कोई भी इवन के फार्मिंग का प्रोडक्ट है, उसमें छोटे मोटे कीड़े तो लगे होते हैं, तो उसमें आप सेलर के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। देखो ये क्या चीज प्रेजेंट है, नो, इट्स नॉर्मल स्टैंडर्ड्स, इट्स नॉर्मल रूल्स। आपको खरीद सकते हो आप उसे, वो खराब नहीं हुई है, दिस इज अ बेसिक थिंग। सो यस, देखो जैसे ये चावल पर थोड़े थोड़ा लगी हुई है, दवाई भी ऊपर है, तो लेकिन स्मेल नहीं आ रही, खराब नहीं है, तो इट्स ओके, आप खरीदो आराम से। लेकिन अगर ये
बायर कैन नॉट रिजेक्ट फॉर दैट स्मॉल इम्प्योरिटी। इस केस में बायर स्मॉल सी इतनी छोटी मोटी इम्प्योरिटीज के लिए प्रोजेक्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकता है अपने प्रोडक्ट को। सो आज हमने करी है कंडीशंस दैट इज एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। बाकी वारंटीज जो है मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगी। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर आज के लिए, सफिशिएंट है ये टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।